नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चले साथियों, आज की इस एचपीएस मेंस हिंदी की कक्षा को हम आरंभ करेंगे। जो विद्यार्थी आज प्रथम बार इस कक्षा के साथ जुड़े हैं, उनको ये मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो फ्री लेक्चर सीरीज है, ये सिविल स्टैप के द्वारा चलाई गई है, जिसमें कि आपको एचपीएस मेंस हिंदी की तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको हर व्याकरण का विषय मात्र आधे घंटे में पढ़ाया जाएगा। कक्षा का समय 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक हुआ करेगा। आप इस कक्षा के साथ जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस कक्षा के साथ जोड़ने का कार्य कीजिए। इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको ये कक्षा अच्छी लगती है तो कक्षा को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलें आज की कक्षा को आरंभ करते हैं साथियों। कल हमने वर्ण विचार पढ़ा था, हमारी प्रथम कक्षा थी। आज हमारी द्वितीय कक्षा है, जिसमें कि हम शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे। बात करेंगे शब्द की। शब्द किसे कहा जाता है? अगर आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था वर्ण किसे कहा जाता है। ठीक है, वर्ण के बारे में बताया था। वर्ण हमारे पास, अगर हम वर्ण की बात करें तो हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। वहां पर मैंने आपको वर्ण के बारे में बताया था। वर्ण किसे कहा जाता है? स्वर और व्यंजनों को, स्वर और व्यंजनों को वर्णमाला, वर्णमाला जिससे कि हमारी वर्णमाला बनती है। स्वर और व्यंजनों के मेल से वर्णमाला बनती है और स्वर और व्यंजन यही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, और आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज का हमारा विषय है वो है शब्द। ठीक है, शब्द के बारे में बात करेंगे। शब्द किसे कहा जाता है? अगर हम वर्ण की बात करते हैं तो स्वर और व्यंजन हो गए। जब हम शब्द की बात करेंगे, जब एक से अधिक वर्णों को आपस में मिलाया जाता है, तब वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द क्या है? कि जब एक से अधिक वर्ण आपस में जुड़ते हैं, जब एक से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है या आपस में मिलाया जाता है, उसको शब्द कहा जाता है। एक से अधिक वर्णों के साथ मिलकर जो शब्द बनता है। ठीक है, तो ये शब्द और वर्ण में भेद है। ठीक है, तो अगर हम परिभाषा की बात करें, यहां पर देखो, परिभाषा से भी आपको स्पष्ट हो जाएगा। दो या दो से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। दो या दो से अधिक, देखो, दो या दो से अधिक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को। तो ध्वनि कैसी होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। ध्वनि क्या होती है? मौखिक भाषा में ध्वनियों के माध्यम से हम अपने मन के भावों को प्रकट करते हैं। मौखिक, जो भाषा का मौखिक रूप है, उसमें ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है और उसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करते हैं। ठीक है, तो सार्थक ध्वनि होनी चाहिए, उसको शब्द कहा जाता है। वर्ण एवं ध्वनि के समूह को शब्द कहा जाता है। ठीक है, एक ही चीज है, वर्ण एवं ध्वनि के समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे कि ये देखिए, हमारे पास शब्द है कमल, कलम, हिमालय, ईश्वर। ये सारे के सारे हमारे पास शब्द हो गए। देखो, ये मैंने लिखा, ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। ये हमारे पास वर्ण हो गया, ये हमारे पास वर्ण हो गया। जब एक से अधिक वर्णों को मैं आपस में मिलाऊंगा, ठीक है, मैंने एक से अधिक वर्ण आपस में मिलाए, ये देखो वर्णों का मेल किया, तो ये क्या बन गया? एक शब्द बन गया। इसी को शब्द कहा जाता है। यही परिभाषा में आपको बताया गया है। ठीक है, तो आशा करता हूं शब्द आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अगला हमारे पास शब्द के भेद आते हैं। हमारे पास शब्दों के भेद आते हैं। कैसे? व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों के भेद है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद हैं, और प्रयोग के आधार पर हमारे पास शब्द के भेद आते हैं। अब यहां पर दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा, व्युत्पत्ति और उत्पत्ति में क्या अंतर है? व्युत्पत्ति में क्या होगा? शब्द पहले से होता है, बस उसको जब हम उसके प्रयोग से नए शब्द बनाते हैं तो उसको व्युत्पत्ति कह देंगे, रचना कह देंगे। ठीक है, और उत्पत्ति, जहां से हम शब्द का मूल जानेंगे कि ये शब्द कहां से आया है हमारे पास, तो वहां से उत्पत्ति जानी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए, आपको उदाहरण देता हूं कि एक कपड़ा है हमारे पास। ठीक है, साधारण सा कपड़ा होता है जो कि स्टिच नहीं होता, अनस्टिच कपड़ा जिसको बोलते हैं, अनस्टिच। ठीक है, एक कपड़े का पीस है, तो उस कपड़े को हम क्या करेंगे? उस कपड़े को जब हम उसी से पैंट बना लेंगे, उसी से शर्ट बनती है, ठीक है, उसी से कुर्ता बनता है, तो वो क्या होगी? उसकी रचना, व्युत्पत्ति, उस भेद। ये कुर्ता बन गया, ये शर्ट बन गई, ठीक है, और ये पैंट बन गई, तो उसकी क्या हो गई? वो रचना के आधार पर। उसी प्रकार से शब्द पहले से है, परंतु उसको अलग अलग प्रयोग कर कर उसको व्युत्पत्ति, उसको बोला जाएगा व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर हो गया। ठीक है, और जब हम कपड़े को ये देखेंगे कि ये कपड़ा कहां से आया है, कपड़ा
कहाँ से बना है, मतलब कि इसका मूल क्या है, कहाँ से ये कपड़ा अस्तित्व में आया, तो वो उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। उसी प्रकार से शब्दों की उत्पत्ति जानेंगे, मूल जानेंगे, शब्द कहाँ से आया हमारी भाषा में, और यहाँ पर हम जानेंगे शब्दों को जब हम अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं, प्रयोग, ठीक है, तो उसको रचना बोला जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होंगे, काव्यशास्त्री अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद होंगे, और प्रयोग के आधार पर हमारे पास शब्दों के भेद होंगे। ये हमारे पास शब्दों के भेद है। पहला हमारे पास आता है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्दों का भेद। ठीक है, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द का क्या भेद है? पहला हमारे पास आता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अर्थात व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? यहां से प्रश्न पूछा जाता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आइए इनको विस्तार से जानते हैं। तो हमारे पास पहला आता है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? रूढ़ शब्द की परिभाषा देखेंगे, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों, जो शब्द किसी अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों और किसी विशेष अर्थ को बताते हो, तथा जिनके टुकड़े का कोई अर्थ ना हो, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, फिर से समझेंगे। जो शब्द किसी अन्य शब्द के मेल से ना बने हो, अन्य शब्द, अन्य वर्ण जिसको बोला जाएगा, मतलब कि इसमें क्या है, अन्य शब्द, वर्ण और शब्द में अंतर है। ठीक है, वर्ण और शब्द में आपको अंतर बताया, तो यहां पर बात की गई है कि जो अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने होंगे। ठीक है, दूसरी बात, किसी विशेष अर्थ को बताते होंगे, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और अगर उस शब्द के टुकड़े कर दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब रूढ़ शब्द के जब टुकड़े कर दिए जाते हैं तो वो अर्थहीन हो जाते हैं, उनमें कोई अर्थ नहीं रहता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे हमारे पास शब्द है कल। कल क्या है हमारे पास? एक शब्द है, ये कल एक शब्द है। ठीक है, अब यहां पर देखें, जो अन्य शब्दों के, ये एक शब्द है, इसमें कोई दूसरा शब्द जुड़ा है? नहीं, ये एक ही शब्द है, इसमें कोई दूसरा शब्द नहीं जुड़ा है। ठीक है, एक शब्द है, तो ये क्या हो गया? कल। ठीक है, ये शब्द हो गया। अब इस शब्द को आगे क्या बोला गया है? किसी विशेष अर्थ को ना बता, जो किसी विशेष अर्थ को बताते हो। अब ये कल किसी विशेष अर्थ को बताता है। कल अर्थात जब मैं बोलूंगा कल, कल मतलब या तो आने वाले समय के बारे में बात की जा रही है, या मैंने कल खाना खाया था, या फिर बीते हुए समय की बात की जा रही है। तो यहां पर कल मतलब विशेष अर्थ को बता रहा है। ठीक है, मतलब समय के बारे में बोध करवा रहा है कल, तो विशेष अर्थ के बारे में प्रकट किया जा रहा है, विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है यहां से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? जिसके टुकड़े कर दिए जाते हैं तो वो अर्थहीन हो जाते हैं। अब ये शब्द कल है, तो मैं अगर कल को ऐसे लिखूं, यहां पर मैंने क लिख दिया, यहां पर मैंने ल लिख दिया, ठीक है, यहां पर मैंने क और ल लिख दिया, तो क्या ये शब्द का कोई अर्थ रहेगा? इस शब्द का कोई अर्थ रहेगा? नहीं। ये क्या बन जाएगा? फिर तो ये वर्ण बन गए। आप बोलोगे सर ये तो वर्ण बन गए, तो ये वर्ण बन गए। ठीक है, ना ये शब्द नहीं रहा, तो इसीलिए बोला गया कि अब इसका कोई अर्थ नहीं रहा। अब मैं बोलूं क और ल का अर्थ बताओ, आप बोलोगे वर्ण है, क क्या है? ये व्यंजन है, ल व्यंजन है, परंतु शब्द, शब्द के रूप में इसका अर्थ समाप्त हो गया, तो इसी को रूढ़ शब्द कहा जाता है। ठीक है, ऐसे ही और देखें, हम शब्द है, घर शब्द है, आंगन शब्द है, पुस्तक शब्द है और कलम शब्द है। ये सारे के सारे शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, और इन सब शब्दों के अगर एक ही शब्द के मेल से बने हैं, एक ही शब्द से बने हैं, ठीक है, अन्य शब्द के मेल से नहीं बने हैं, और अगर इनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, इनमें से किसी के भी टुकड़े कर दिए जाएंगे तो वो अर्थहीन हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास घर शब्द है। अब घर शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है? बिल्कुल जी, विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। घर जहां पर व्यक्ति निवास करता है, जिसको गृह बोला जाता है। ठीक है, घर हो गया। अब इसको मैं अलग अलग कर दूंगा, घ को अलग, र को अलग कर दूंगा, तो अर्थहीन रहेंगे, अर्थहीन हो जाएंगे, ये वर्ण बन जाएंगे। इसी प्रकार से सारे के सारे शब्द ये रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो। ठीक है, अन्य शब्दों के मेल से ना बने हो, और जो किसी विशेष अर्थ को बताते हो, और अगर उनको खंडन कर दिया जाता है, उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? वो अर्थहीन हो जाते हैं। उनको कहा जाता है रूढ़ शब्द। उसके बाद हमारे पास आते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहा जाता है? यौगिक, जो शब्द सार्थक शब्दों के मेल से बने हो। यौगिक मतलब योग से, जोड़ से बने हो। ठीक है, तो ये जो यौगिक शब्द होते हैं, जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, जैसे कि देवालय। अब यहां पर देखो, देवालय शब्द कैसे बना है? देव धन आल्य। ठीक है, दो शब्दों के मेल से बना है देवालय, देव और आल्य। देव का अर्थ हुआ ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, भगवान,
कुछ भी बोल सकते हैं, ईश्वर। और आल्य का अर्थ क्या हुआ? घर। ठीक है, तो देव और आल्य, तो देव का अर्थ हुआ घर, अर्थात देवता का घर। और ये क्या करते हैं? देवता का घर किसको बोला जाता है? मंदिर को बोला जाता है। ठीक है, तो मंदिर को बोला जाता है, सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। दो सार्थक शब्द हो गए ना, देव का अर्थ भी हो गया, आल्य का अर्थ, दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। ठीक है, और ये क्या है, क्या कर रहे हैं? ये देव और आल्य, जैसे बोला, दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं, तो इनको यौगिक शब्द कहा जाता है। हिमालय, हिम और आल्य, इसको हिमालय बोला जाता है। हिम का अर्थ हुआ बर्फ और आल्य का अर्थ हुआ घर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? यौगिक शब्द की उदाहरण होगी। पुस्तकालय शब्द हो गया, पुस्तक धन आल्य। जब इसको हम तोड़ेंगे, अब देखो, इन शब्दों के जब खंडन कर दिए जाता है, इन शब्दों को जब तोड़ा जाता है, तो भी ये शब्द अर्थवान ही रहते हैं। पुस्तक का अर्थ है और आल्य का अर्थ है, तो दोनों शब्दों का अर्थ है। ठीक है, तो इसको यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, और जब इनका खंडन कर दिया जाता है, तो भी ये, इनको तोड़ दिया जाता है, तो भी ये अर्थवान रहते हैं। इनको कहा जाता है यौगिक शब्द। पुस्तकालय हो गया, विद्यालय हो गया, विद्याधन आल्य। उसी प्रकार से चिड़िया घर, चिड़िया और घर। ठीक है, चिड़िया घर दो शब्दों से हो गया, खंडन किया, अर्थ भी रह गया, और ये जो क्या कर रहे हैं, साथ में अर्थ भी प्रकट करें, पुस्तकालय, विद्यालय, चिड़ियाघर। ठीक है, इनको कहा जाता है यौगिक शब्द। अब इसके बाद हमारे पास आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? वे शब्द जो यौगिक हैं, लेकिन वो सामान्य अर्थ को ना बताकर अलग अर्थ को विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे, योग रूढ़, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द का योग और रूढ़ शब्द का रूढ़, दोनों का मिश्रण जो है वो योग रूढ़ बनता है। ठीक है, तो हमने रूढ़ शब्द में पढ़ा था कि वो विशेष अर्थ के लिए प्रकट किए जाते हैं रूढ़ शब्द, और यौगिक शब्द में हमने पढ़ा था जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है, तो जो योग रूढ़ शब्द होंगे दो सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं, और जब इनको खंडन कर दिया जाता है, ठीक है, तो भी ये अर्थवान रहते हैं, परंतु ये विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात यहां पर एक तीसरा अर्थ प्रधान रहता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास शब्द है पंकज। ठीक है, अब पंकज शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, पंक और ज। पंक का अर्थ क्या हुआ? कीचड़। ठीक है, पंक का अर्थ क्या हुआ? कीचड़। और ज का अर्थ हुआ जन्म। ठीक है, ज का अर्थ जन्मा या जन्म। ठीक है, ज का अर्थ जन्मा या जन्म कह सकते हैं। तो पंक, कीचड़ में जन्मा। कौन कीचड़ में जन्मा है? कमल। तो विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? यहां पर जो कीचड़ में जन्मा है। देखो, साधारण अर्थ नहीं, विशेष अर्थ लिया गया है। साधारण अर्थ क्या बना? पंकज, जो कि कीचड़ में जन्मा हो। तो कीचड़ में कौन? जो कीचड़ में गंदगी जमती है, ठीक है, उसको हम कमल नहीं कहते। कीचड़ में कीड़े मकोड़े जो जन्म लेते हैं, तो उनको भी हम पंकज नहीं कहते हैं। पंकज विशेष रूप से प्रयोग होता है किसके लिए? कमल के लिए। इसलिए ये क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है दशानन। दशानन में क्या है? दश आनन, दस और आनंद दो शब्दों से मिलकर बना है। इनको जब हम तोड़ेंगे, ठीक है, दश और आनंद। ठीक है, तो दश, दश मतलब दशानन। ठीक है, जिसके 10 मुख हो, आनन मतलब मुख। ठीक है, तो दशानन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रावण के लिए, विशेष रूप से रावण के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से गजानन और लंबोदर। गजानन का क्या अर्थ हुआ? गजानन, गज के समान आनन। तो गज के समान आनन किसका होता है? गज का ही होता है, साधारण अर्थ अगर हम देखें, परंतु इसका विशेष अर्थ क्या है? गज के समान आनन, अर्थात विशेष रूप से किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? भगवान गणपति के लिए, भगवान गणेश के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसको बोला जाता है गजानन। ठीक है, उसी प्रकार से लंबोदर, ये भी क्या हो गया? योग रूढ़ शब्द हो गया। लंबा है उदर जिसका, लंबा मतलब मोटा, और उदर मतलब पेट। ठीक है, जिसका बड़ा पेट हो, मोटा पेट, उसको लंबोदर कहा जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? भगवान गणेश के लिए लंबोदर हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे उत्पत्ति रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीन भेद थे। उसके बाद हमारे पास आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कौन कौन से भेद हैं? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, उसके बाद आता है देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। ठीक है, ये हमारे पास उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। यहां पर हम जानेंगे कि कौन सा शब्द कहां से हमारी भाषा में आया है। ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम हमारे पास आते हैं तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्
सम, सम मतलब समान, ठीक है, कि जैसा शब्द है उसको वैसे के वैसे उठाकर हिंदी में प्रयोग किया जा रहा बिना किसी परिवर्तन के। और ये शब्द का किसके हैं? संस्कृत भाषा के शब्द, उनको हिंदी में भी आज वैसे के वैसे प्रयोग किया जाता है, उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो तत्सम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, क्षेत्र शब्द, क्षेत्र शब्द क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में प्रयोग करते हैं क्षेत्र शब्द, बिल्कुल प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया बालक, संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। बालक को संस्कृत में प्रयोग करते हैं, बिल्कुल संस्कृत में प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी बालक बोलते हैं। देखें बालक आ गया है, ठीक है, ये बालक है, बालकमती है ये, तो बालक कहा जाता है। उसके बाद आ गया पितृ, पितृ किसे कहा जाता है? पितृ संस्कृत भाषा का शब्द है, पिता को कहा जाता है। उसी प्रकार से पुस्तक शब्द हो गया, ठीक है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। उसी प्रकार से मातृ शब्द हो गया, ठीक है, माता, माँ जिसको बोला जाता है, मातृ शब्द क्या होगा? संस्कृत भाषा का शब्द हो गया, ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा के शब्द हो गए। उसी प्रकार से देखें अग्नि शब्द है, संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, अग्नि, है ना, पंडित जी घर में पूजा करवाने आते हैं तो क्या बोलते हैं? अग्नि हवन करवाते हैं तो क्या बोलते हैं? अग्नि प्रज्वलित कीजिए, तो अग्नि जलाते हैं, अग्नि हो गया, रात्रि हो गया, उसी प्रकार से सूर्य हो गया, ये सारे के सारे क्या है? तत्सम शब्दों की उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है तद्भव शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों से बदल कर, ठीक है, हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द, या फिर हिंदी भाषा के शब्दों को तद्भव शब्द कहा जाता है, ठीक है। जो शब्द रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी भाषा में आए हैं उनको तद्भव शब्द कहलाते हैं, उनको तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे कि रात्रि, अभी हमने पढ़ा था, तत्सम शब्द है रात्रि, ठीक है, तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, परंतु आज इसको हिंदी में क्या प्रयोग किया जाता है? रात, क्या बोलते हैं हम? वैसे बोलेंगे रात्रि भोज, और वैसे क्या बोलते हैं? रात का खाना खा लीजिए, रात्रि भोज कर लीजिए। तो रात्रि भोज संस्कृत भाषा का शब्द हो गया, और रात का खाना वो तद्भव शब्द हो गया। रात शब्द, अब हम ये तो नहीं बोलते ना रात्रि हो गई है जल्दी जल्दी घर चलते हैं, नहीं, हम क्या बोलते हैं? रात हो गई है, बड़ी देर हो गई, रात हो गई है, मुझे घर जाना है। तो रात ये जो है हिंदी भाषा का शब्द है, तद्भव शब्द इसको कहा जाएगा, ठीक है। बालक है, बालक से क्या बन गया? लड़का, तद्भव भाषा का शब्द हो गया, ठीक है। उसके बाद सूर्य तत्सम है, सूर्य क्या है हमारे पास? तत्सम शब्द है, और ये सूरज क्या आ गया? तद्भव शब्द आ गया, ठीक है, ये बदले हुए रूप हैं। उसके बाद अग्नि, संस्कृत भाषा का शब्द है, आग, इसको परिवर्तन कर कर आज इसको आग बोला जाता है। आम्र संस्कृत भाषा का शब्द है, और आम जो है तद्भव भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये आम्र क्या हो गया? तत्सम, और जो हमारे पास तद्भव आम हो गया। उसके बाद क्षेत्र जो है ये तत्सम शब्द हो गया, और खेत हमारे पास तद्भव शब्द हो गया, ठीक है। क्षेत्र बोला जाता था पहले, जो अब खेत के लिए प्रयोग किया जाता है, पहले इसको क्षेत्र बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं, अगर आपको परीक्षा में पूछ ली जाए तत्सम तद्भव शब्दों को पहचान करके लिखें, ठीक है, तो पहचान करके कैसे लिखेंगे तत्सम तद्भव शब्दों को? देखें, कुछ नियम है। तत्सम शब्द में क्ष वर्ण का इत्यादि प्रयोग देखने को मिलता है, और तद्भव शब्द में ख और छ शब्द का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे कि अक्षर तत्सम शब्द है, ठीक है, परंतु तद्भव, इसको तद्भव अक्षर और आखर बोल दिया जाता है। देखो, तद्भव भाषा में वे वाले शब्द भी आएंगे जो क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आखर शब्द, मैंने आपको उसने मुझे एक आखर खाने के लिए नहीं पूछा, बोलते ना एक आखर, तो आखर अक्षर से बनाए तो बिगड़ा हुआ रूप हो गया, तो बिगड़ा हुआ रूप तद्भव के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। पक्षी संस्कृत भाषा का शब्द है, पक्षी बोलते हैं, और पंछी बोल देते हैं, ये इसका तद्भव रूप हो गया, ठीक है। तत्सम शब्द में श्र का प्रयोग होगा, और जो हमारे पास तद्भव शब्द है वहां पर स का प्रयोग होगा। जैसे धन्ना श्रेष्ठी, श्र का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, और धन्ना सेठी, ये जो हमारे पास तद्भव शब्द आ गया। तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होगा, और तद्भव शब्दों में अधिकतर स का प्रयोग देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि दीप शलाका, ठीक है, दीप शलाका बोला जाता है जिसको दिया सिलाई बोला जाता है, दिया सलाई मतलब माचिस की तीली जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये शलाका शब्द क्या हो गया? संस्कृत भाषा का हो गया, और इसको सलाई बोला जाता है जो कि तद्भव शब्द आ गया, ठीक है। उसके बाद तत्सम शब्द में देखो ये क्ष का प्रयोग होगा, अधिक देखने को मिलता है, और दूसरे जगह हमारे पास जो तद्भव में स का प्रयोग होगा, तत्सम में श का प्रयोग देखने को मिलेगा, जैसे कृषक, और ये किसान बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद तत्सम शब्दों में री का प्रयोग देखने को मिलेगा, और
तद्भव शब्दों में र का प्रयोग देखने को मिलेगा, जैसे कि कृत गृह, और ये क्या बन गया, कचहरी बन गया। ठीक है, आम्र आम बन गया। ठीक है, तो र का प्रयोग अधिकतर देखने को मिलता है। उसके बाद तत्सम शब्द में व का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है और तद्भव में ब का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है, जैसे कि वन, वन। ठीक है, और वन को हम जो है क्षेत्रीय भाषा में वन बोल देते हैं, तो वो क्या आ गया, तद्भव शब्द आ गया। ठीक है, तो तत्सम तद्भव ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के, और तद्भव शब्द कौन से आ गए, जो शब्दों को परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, वो तद्भव शब्द हो गए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं देशज शब्द। देशज, देश में ज मतलब मैंने अभी बताया पंकज, पंख मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, और देशज देश में जन्म लेने वाला, ज मतलब जन्म लेने वाला। ठीक है, तो देश शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द वे शब्द जो कि देश में जन्मे हों उनको देश शब्द, देश मतलब जो देशीय भाषा के प्रभाव से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, देशीय भाषा के प्रभाव से, क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से, बोली के प्रभाव से हिंदी में शब्द आए हैं, उनको देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, ये जो शब्द होते हैं देश की विभिन्न बोलियों के से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात तत्सम शब्दों को छोड़कर देश की विभिन्न बोलियों से आए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि कपास शब्द हो गया। और एक चीज, देशज जो शब्द होते हैं इनकी उत्पत्ति का नहीं पता होता है कि ये शब्द कहां से आए हैं। अब मैंने तद्भव शब्द आपको बता दिए कहां से आए हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं। ठीक है, उनका मूल बता दिया, परंतु इनका मूल नहीं पता होता क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से आते हैं। किसी ने एक शब्द को उच्चारण किया, ठीक है, बिगड़ते बिगड़ते वो शब्द का रूप जो ऐसा धारण कर लेता है कि इसकी इसीलिए बोला जाए कि उत्पत्ति का नहीं पता कहां से ये शब्द आए हैं, ये सिर्फ प्रयोग के द्वारा बिगड़ा हुआ रूप इसको कहा जा सकता है। ठीक है, बोली के द्वारा, जैसे कपास शब्द आ गया, कौड़ी शब्द हो गया, बाजरा शब्द हो गया, अंगोछा शब्द हो गया, जूता, लोटा, ठर्रा, ठेस, घेवर, झंडा, मुक्का, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी, लुगदी, कदली, सरसों, भिंडी, नीर, कज्जल, डोसा, इडली, लुंगी, ताला आदि ये सारे के सारे देशी शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। देशी शब्द में और ज्यादा बहुत सारी उदाहरण हैं, तो एक बार देशी शब्द को देख लीजिएगा, आपको कई बार देशी शब्द पूछ लिए जाते हैं, इनमें से देशी शब्द को छांटें। ठीक है, या ये आपको तत्सम शब्द दे दिया जाएगा, इसका तद्भव रूप लिखें। ठीक है, देशज के बाद हमारे पास आते हैं विदेशी शब्द। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, विदेशी भाषा के संपर्क में विदेशी भाषा के संपर्क से आए विदेशी भाषा के संपर्क से आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। जो विदेशी भाषा के प्रभाव से शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं। विदेशी भाषा, जैसे कि हमने जब भाषा का विकास पढ़ते हैं तो वहां पर आपको एक चीज बताई जाती है कि कोई भी मनुष्य है या कोई भी देश है, वो अपने विकास के लिए दूसरे देश पर, जैसे मनुष्य दूसरे मनुष्य पर निर्भर करता है, समाज पर निर्भर करता है, उसी प्रकार से एक देश अपने विकास के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर करता है, उनको दूसरे देश की सहायता पड़ती है। तो जब एक देश दूसरे देश से बात वार्तालाप करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है उसको विदेशी भाषा कहा जाता है। तो विदेशी भाषा, जो विदेशी भाषा के प्रभाव से जो शब्द हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको विदेशी शब्द कहा जाता है। इसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के शब्द आ जाएंगे, उर्दू के शब्द आ जाएंगे, पुर्तगाली के शब्द आ जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से फारसी के शब्द आ गए, अंग्रेजी शब्द, फारसी शब्द, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गया कॉलेज, रेडियो, टेलीविजन, मशीन, सिगरेट, ये सारे के सारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए। फारसी अनार, चश्मा, दुकान, नमक, दरबार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चापलूसी, ये फारसी भाषा के शब्द हो गए। अरबी भाषा के शब्द औलाद, अमीर, कत्ल, कानून, फकीर, मालिक। ठीक है, तुर्की का कैंची, चाकू, तो, बारूद, दरोगा, बहादुर, ये तुर्की भाषा के शब्द हो गए। पुर्तगाली अचार, ऑलपिन, ठीक है, कारतूस, गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, ये सारे के सारे तुर्की भाषा के शब्द हो गए। उसके बाद पुलिस, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल। उसके बाद चीनी शब्द हो गए, तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये सारे के सारे चीनी भाषा के शब्द हो गए। तो ये विदेशी भाषा के शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है संकर भाषा का शब्द। तो संकर भाषा के शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना दिए जाते हैं उनको संकर भाषा के शब्द कहा जाता है। ठीक है, दो भाषा किन्हीं भी दो भाषा के शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बना दिया जाता है उसको संकर भाषा का शब्द कहा जाता है। जैसे कि रेलगाड़ी। ठीक है, रेल देखो अंग्रेजी भाषा का शब्द है रेल, और गाड़ी क्या हो गया,
ये हिंदी का शब्द हो गया। किताब घर अरबी और तुर्की से, किताब जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। उसके बाद तहसीलदार अरबी और हिंदी भाषा के मेल से बना है तहसीलदार। सिनेमा घर, सिनेमा अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है, तो क्या बन गया, सिनेमा घर बन गया। लाठी चार्ज, लाठी अंग्रेजी भाषा का शब्द है और चार्ज जो हमारे पास आ गया हिंदी लाठी जो है हिंदी भाषा का शब्द हो गया, चार्ज अंग्रेजी भाषा का शब्द हो गया। रेल विभाग, फिल्म उत्सव, ये सारे के सारे दो भाषा के शब्दों के मेल से बने हैं, इनको संकर शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है। यहाँ पर उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों के भेद पढ़े। उसके बाद हमारे पास आता है अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है उनको सार्थक, सार्थक अर्थ के साथ, तो जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है उसको सार्थक शब्द कहा जाता है, अर्थवान शब्द होंगे। जैसे आम, रोटी, ममता, पानी, आरती, सबका कोई ना कोई अर्थ है। ममता, रोटी, पानी, अर्थ है सबका। अब उसके विपरीत कौन से आते हैं, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द जो किसी भी अर्थ को ना प्रकट करते हैं उनको निरर्थक शब्द कहा जाता है, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। कई बार कुछ शब्दों को हम बोलने के में प्रयोग में लाते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु वे शब्द सार्थक शब्दों के साथ लगकर वो जो निरर्थक शब्द है अर्थवान हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पानी, वानी, वाणी शब्द यहां पर क्या हो गया, निरर्थक शब्द है, परंतु पानी के साथ प्रयोग किया गया। जैसे कि हम बोलते हैं कोई मेहमान आता है तो हम क्या बोलते हैं, पानी वानी पिया, तो वानी मतलब पानी, पानी तो समझा पानी, वानी क्या हो गया, मतलब पानी के साथ और जो चीज खाद्य सामग्री होगी या कुछ और हो गया वो वानी के अंतर्गत आ गया, तो अर्थवान हो गया यहाँ पर, ठीक है। डंडा वंडा मत खा लेना, डंडा वंडा पड़ेगा तो सुधर जाओगे, तो डंडे का पड़ता, वंडा क्या चीज है, परंतु डंडा वंडा समझ में आ जाता है, डंडा वंडा डंडे के साथ मार पीट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रोटी वोटी, रोटी और वोटी, वोटी शब्द का कोई अर्थ नहीं है, रोटी वोटी खाई, रोटी छोटी खाई, कई बोलते हैं रोटी छोटी खाई, तो अर्थहीन शब्द है, परंतु ये जो है ये सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर अर्थवान हो जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमारे पास सार्थक और निरर्थक शब्द हो गए। उसी प्रकार से हमारे पास आते हैं काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। कौन कौन से, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। मतलब कि कोई भी शब्द है जब काव्य में प्रयोग किया जाता है, कविता में प्रयोग किया जाता है, तो कई बार वो शब्द देखने में साधारण लगता है परंतु उसका कोई गहन अर्थ होता है, कोई दूसरा अर्थ देता है वहां पर, तो उसी प्रकार से उसको बोला जाता है काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो काव्य शास्त्री अर्थ के आधार पर जैसे कि अभिधा रूप, शब्द का पहला है अभिधा रूप। अभिधा रूप किसे कहा जाता है, जहां पर शब्द का सीधा अर्थ निकलता है। कई बार आपने कविताएं पढ़ी होंगी तो कविता में जो अर्थ, जो शब्द को जैसे प्रयोग किया गया उसका अर्थ वही का वही होगा, ठीक है। तो वहां पर सीधा अर्थ जब निकलता है उसको अभिधा रूप कहा जाता है। उसके बाद आता है शब्द का लक्षणा रूप। लक्षणा रूप कौन सा होता है, जहां पर क्या होता है कि व्यंग्य के रूप में शब्द को प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने बोला राम गोबर गणेश है, ठीक है। यहां पर मैंने बोला राम गोबर गणेश है, राम गोबर गणेश है, ठीक है। अब यहां पर गोबर गणेश का जब साधारण अर्थ देखेंगे तो गोबर गणेश का अर्थ क्या हुआ, अलग सा अर्थ हो गया कि गोबर, गोबर मतलब गोबर और गणेश मतलब भगवान की मूर्ति। परंतु यहाँ पर गोबर गणेश को कैसे प्रयोग किया गया है कि राम जो है मूर्ख है, मूर्ख के रूप में प्रयोग किया गया है, गधे के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर लक्षणा रूप हो गया। उससे ही हमारे पास आता है व्यंजना रूप। व्यंजना रूप जब व्यंजन शब्द जिससे कि शब्द का अर्थ वक्ता श्रोता, जो वक्ता कुछ बोलता है परंतु उसका अर्थ श्रोता अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ अलग अलग लेता है, वहां पर क्या होता है व्यंजन रूप। मतलब कि मैंने कोई शब्द कहा, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 3 बज गए, 3 बज गए, ठीक है, तो सुनने वाला अपनी परिस्थिति के अनुसार उसका अलग अर्थ निकलेगा। जब मान लो 3 बज गए, मैं सुबह की 3 बज गए, ठीक है, 3 बज गए किसी के लिए, या फिर मान लो मैंने बोला चलो मां बोलता हूं शाम के 7 बज गए, संध्या के 7 बज गए, तो 7 बज गए, इसका एक अर्थ हुआ जो व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है वो क्या समझेगा 7 बजे मतलब छुट्टी का टाइम हो गया, उसने 7 का अर्थ लिया, छुट्टी का टाइम हो गया। जो भक्त होगा, पुजारी होगा, वो क्या करेगा 7 बज गए मतलब भगवान की पूजा का समय हो गया है, ठीक है।
अगर महिला इस शब्द को सुनेगी वो बोलेगी 7 बज गए, मतलब खाना बनाने का समय हो गया है। ठीक है, और अगर बच्चे इसको सुनेंगे तो वो बोलेंगे खेलने का समय हो गया है, या फिर पढ़ने का समय हो गया। विद्यार्थी के लिए पढ़ने का समय हो गया, खिलाड़ी के लिए खेलने का समय हो गया। ठीक है, तो अलग अलग अर्थों में सबने अर्थ अलग अलग लिया, इसको व्यंजना रूप कहा जाता है। किसके अनुसार? परिस्थिति के अनुसार। जिसको खाना बनाना था तो उसको ये हो गया 7 बज गए, खाना बनाने का समय हो गया। जिसको पढ़ना था उसको ये हो गया कि पढ़ने का समय हो गया, 7 बजे। जिसको खेलना था उसके लिए खेलने का समय हो गया, 7 बजे। ऑफिस वालों के लिए घर जाने का समय हो गया, और भक्त के लिए पूजा का समय हो गया। तो ये क्या हो गया? 7 बजने के अलग अलग अर्थ हो गए, तो इसको बोला जाता है व्यंजना रूप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद होते हैं? एक शब्द को विभिन्न, आगे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब कुछ पढ़ेंगे, तो वही शब्द है। कहीं वो शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, कहीं पर विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, कहीं पर वो क्रिया के रूप में प्रयोग है, कहीं पर क्रिया की विशेषता बताएगा। तो मतलब विभिन्न प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसको बोला जाता है शब्द के, जो हमारे पास जो आता है प्रयोग के आधार पर, शब्द के 8 भेद होते हैं, 8 रूप से विभिन्न प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको बोला जाता है शब्द के 8 रूप। ठीक है, जैसे कि एक शब्द हमारे पास, मान लो कुत्ता, क्या है? ये क्या होगी? संज्ञा होगी, नाम हो गया किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का, जहां से बोध होता है उसको संज्ञा कहा जाता है। तो कुत्ता क्या होगी? संज्ञा होगी। परंतु इसको बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो कुत्ते बन जाएगा। ठीक है, इसको जब लिंग में प्रयोग करेंगे, लिंग परिवर्तन करेंगे, तो कुत्ते का कुतिया बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो कुत्ते बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मुझे शब्द है, मुझे, मैं, मेरा, मतलब कि प्रयोग के आधार पर जो वाक्य के साथ अलग अलग अर्थ में प्रयोग होंगे शब्द। ठीक है, तो ये बोला जाता है प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग के आधार पर रूप परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द, जो शब्द जो है प्रयोग के आधार पर रूप परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है, लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार, कारक के अनुसार ये अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, उनको विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि मैं, मुझे बन जाएगा, हमें बन जाएगा, अच्छा, अच्छी, अच्छे, खाता है, खेलती है, खेलते हैं, खाते हैं, खाती है, अलग अलग लिंग के अनुसार शब्द बदल जाएगा। तो ये सारे के सारे विकारी शब्द हो जाएंगे। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द रूप परिवर्तन नहीं करते हैं, सदैव हर परिस्थिति में एक समान से रहते हैं, उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला यहां, अब यहां शब्द को चाहे बहुवचन में प्रयोग करो, मैं बोलूंगा मैं यहां पर खड़ा हूं, वे यहां पर खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ शब्द यहाँ ही रहेगा, कैसे भी प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए, एक वचन के लिए, लिंग के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ मैं पुरुष के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर किसी महिला के लिए प्रयोग होगा, यहाँ आकर खड़ी हो जाओ, यहाँ आकर खड़े हो जाओ। तो मतलब एक जैसे वो शब्द रहते हैं, यहाँ, किंतु, परंतु, लेकिन, ये ऐसे शब्द हैं जो परिवर्तन नहीं होते हैं किसी भी प्रकार से, इनको बोला जाता है अविकारी शब्द। ठीक है, उसके बाद देख लिया, एक बार चलते चलते तत्सम तद्भव शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं। आम्र शब्द तत्सम हो गया, इसको आम कहा जाता है। आश्चर्य को अचरज कहा जाता है। अक्षी को आंख कहा जाता है। अमूल्य को अमोल कहा जाता है। अग्नि को आग कहा जाता है। अंधकार को अंधेरा कहा गया। अगमय को अगम कहा गया। अकस्मात को अचानक कहा गया। आलस्य को आलस कहा गया। अश्रु को आंसू कहा गया। अक्षर अक्षर हो जाता है। अंगरक्षक अंगरखा हो गया। फाल्गुन का फागुन हो गया। बिंदु का बूंद हो गया। बालू का बालू। बधिर बहरा। बलिवर्द बैल। बंध्या बांझ। ठीक है, ये हमारे पास तत्सम तद्भव शब्द की कुछ उदाहरण थी। तो आशा करता हूं आपको शब्द भेद समझ में आ गए होंगे। और साथियों, जो विद्यार्थी एचपीएस मेंस हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम निबंध कहाँ से पढ़ें, गद्यांश व्याख्या कहाँ से पढ़ें, ठीक है, पद्यांश व्याख्या कहाँ से पढ़ें, ये विद्यार्थियों में समस्याएं बनी ही रहती हैं कि विद्यार्थी मुझसे बोलते हैं कि सर हमें निबंध कहाँ से पढ़ने हैं, निबंध की कोई बुक बता दो, कोई बोल रहा गद्यांश की बुक बता दो, कोई बोल रहा पद्यांश की बुक बता दो। तो आप लोगों की इसी समस्या के समाधान के लिए, इसी समस्या को सुलझाने के लिए हमने ये एचपीएस की हिंदी की बुक बनाई है। हिंदी के लिए बुक है जिसमें कि आपको गद्यांश व्याख्या, पद्यांश व्याख्या, निबंध लेखन सब कुछ मिलेगा। आपको 50 से ज्यादा निबंध मिलेंगे, इसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, हिंदी व्याकरण के सभी विषय आपको विस्तार पूर्वक मिलेंगे। अगर आप इस बुक को मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर फोन नंबर दिया गया, इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, इस बुक को घर बैठे ही ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है जी, और अगर आपको ये बुक मंगाना है तो नीचे कमेंट में भी बोल सकते हैं, अपना फोन नंबर दे सकते हैं, या फिर जो भी आपको कोई प्रश्न हो तो नीचे पूछ सकते हैं। तो
आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ जो विषय आज हमने पढ़ा होगा, ये विषय आपको अच्छा लगा होगा, विषय समझ भी आ गया होगा। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, उसके बाद अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो ये सारे के सारे शब्दों को एक बार पढ़ लीजिएगा। इनकी उदाहरणें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यही यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए। एक बार जो साथी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, एक बार कक्षा को लाइक जरूर कर दें और इस कक्षा को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक, अपने संबंधियों तक साझा कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस कक्षा का लाभ ले सकें और अपनी एचपीएस मेंस हिंदी की तैयारी को करके, अच्छे से तैयारी करके, अपनी एचपीएस मेंस परीक्षा को पास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद आज की कक्षा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा में अंत तक बने रहने के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मस्त रहें।